बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 68 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन औरत तो प्यार किए जाने के काबिल है, रोने और पामाल करने के लिए नहीं है। शिशावरी ने कहा, हाँ ये मर्द की अपनी अपनी फितरत है कि वो औरत को किस तरह रखता है। मुझसे अगर कोई शिकायत हो तो बंद करो बकवास। शिशावरी ने उड़ाते हुए मेरी बात काट दी। इस मर्तबा रत्ना ने भरपूर कहका लगाया था। मैंने भी हंसते हुए जीप आगे बढ़ा दी। बस ही खासी बड़ी थी, खंडर दूर दूर तक फैले हुए थे। मैं जीप को उन खंडरात के ऊपर घुमाता हुआ पिछली तरफ ले गया। मेरे ख्याल में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उसी तरफ से होना चाहिए। ऐन दोपहर का वक्त था, धूप खासी तेज थी। खुली जीप पर धूप से बचाव का कोई जरिया भी नहीं था। लेकिन चंद मिनट बाद हम जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में सफर करते हुए हमारा दूसरा दिन था और अच्छा खासा तजर्बा हो चुका था। दरख्तों में अगरचे धूप नहीं पहुंच रही थी, लेकिन घुटन ज्यादा थी। शिशावरी पिछली सीट से उठकर मेरे साथ वाली सीट पर आ गई। उसने कमीज के बटन खोल दिए। मैंने एक दो मरतबा गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी गर्दन और सीने पर पसीने की धारें बह रही थी। एक मौके पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिमाग हिलकर रह गया। रत्ना ने तो कमीज ही उतार दी थी और उसका पूरा बदन पसीने से तर था। तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है? मैंने कहा। तुम अपने ध्यान से जीप चलाते रहो, रत्ना ने अकड़ कर जवाब दिया। इधर उधर या पीछे देखने की जरूरत नहीं, समझे? जी समझ गया, मैंने सीट पर पहलू बदलते हुए कहा। लेकिन जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। ये सब शिशावरी का किया धरा है। ना ये रास्ता भूलती और ना मैं ये मुसीबत उठाना पड़ती। इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं। शिशावरी ने झट से जवाब दिया। मैं 2-4 मरतबा सार सका तक आई हूँ, ज्यादा से ज्यादा अलूरी तक गई हूँ। इस जंगल की तरफ से तो कभी नहीं आई। अगर हम सीधे रास्ते पर चल पड़ते तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों में इस जंगल से निकलकर कोट पतली पहुंच जाते। लेकिन हमें इस जंगल में भटकते हुए दूसरा दिन है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। शिशावरी ने इस मरतबा कोई जवाब नहीं दिया। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, दरख्त ज्यादा गुंजान होते जा रहे थे। बाज दरख्तों की शाखें नीचे तक झुकी हुई थी। झाड़ियां भी बहुत गुंजान और कांटेदार थी। मुझे ये भी अंदेशा था कि जीप का कोई टायर ब्रेस्ट न हो जाए। हमने सुबह से नारियल का एक एक टुकड़ा खाया था और इस तक भूख से पेट में इंटेंसी हो रही थी। वो दोनों भी बेचैनी का इजहार कर रही थी, मगर मुंह से किसी ने शिकायत नहीं की। आधा घंटा मजीद गुजर गया। अब दरख्त कुछ छिद्रे होने लगे थे। पिछली सीट पर बैठी हुई रत्ना अचानक ही चीख उठी, ए रोको रोको जीप को। मैंने एकदम ब्रेक पैडल पर पैर का दबाव डाल दिया। रत्ना की इस तरह चीखने पर मैं कुछ बदहवास भी हो गया था। क्या हुआ? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो देखो, रत्ना ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। वो दरख्त फलों से लदा हुआ है, शायद बेर है। वो दरख्त कदरे बाईं तरफ था। उसे देखकर मेरी आंखें भी चमक उठी। मैं जीप को रिवर्स करके उस दरख्त के नीचे ले गया। वो बेर ही थे, सेब की तरह बड़े और पके हुए। हमने जीप पर खड़े होकर बहुत से बेर तोड़ दिए। मैंने अपनी सीट पर बैठकर जीप फिर आगे बढ़ा दी। वो दोनों बेर खाई जा रही थी। एक बेर मेरे हाथ में भी था, जिसे सेब की तरह दांतों से काट काट कर खा रहा था। वाकई बहुत मीठे और खुश जायका बेर थे। आधा घंटा और गुजर गया। दरख्त बतदरीज छिद्रे होते जा रहे थे और फिर हम खुली जगह पर निकल आए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने जीप रोक ली। सामने नशेब में एक झील नजर आ रही थी, जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह थी कि उस झील में एक कश्ती भी तैर रही थी, जिस पर 3 आदमी सवार थे। वो शायद माही गिर थे और मछलियां पकड़ रहे थे। रत्ना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। आखिरकार हम जहन्नुम से निकल आए। अब तुम लोग अपने जामे में आ जाओ, मैंने कहा। हम पुलिस वाले हैं और डाकुओं का ताकुब करते हुए जंगल में भटक कर इस तरफ निकल आए हैं। यस सर, रत्ना ने कहा। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो कमीज पहन रही थी। शिशावरी ने भी कमीज उतार रखी थी। अब वो अपने जामे में आ गई। कश्ती वालों ने हमें देख लिया था। मैं कुछ देर तक कश्ती की तरफ देखता रहा, फिर झील के दूसरे किनारे की तरफ देखने लगा। वहां भी दरख्तों के नीचे 2 औरतें नजर आ रही थी। उनसे जरा हटकर एक बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही थी। मैंने जीप आगे बढ़ा दी और किनारे के साथ साथ होता हुआ जीप को दरख्तों के उस झुंड की तरफ ले आया, जहां बैलगाड़ी के करीब 2 औरतें बैठी हुई थी। एक औरत की गोद में शीरख्वार बच्चा था, जिसे वो दूध पिला रही थी। हमें देखकर भी उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। वो अधेड़ उम्र औरत थी, जबकि दूसरी जवान औरत थी। उसकी उम्र 25-26 के लगभग रही होगी। तांबे जैसी रंगत और कसा हुआ बदन। उसने फूलदार कपड़े का घाघरा और मुख्तसर सी चोली पहन रखी थी। चोली का कपड़ा सिर्फ आगे ही था, पीछे डोरियां थी। इस तरह उसकी पूरी कमर बरहना हो रही थी। वो दोनों उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। बैलगाड़ी के करीब ही खजूर के पत्तों से बने हुए 3-4 टोकरे रखे हुए थे, जिनमें मछलियां भरी हुई थी। जवान औरत झील के किनारे पर जाकर अपने मर्दों को आवाजें देने लगी। वैसे उन्हें आवाजें देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कश्ती अब किनारे की तरफ ही आ रही थी। जीप रोकने के बाद मैंने इंजन बंद कर दिया और स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। अलबत्ता रत्ना और शिशावरी नीचे उतर गई और उस औरत से बातें करने लगी, जो आलती पालती मारे बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी दौरान कश्ती भी किनारे पर आ गई। एक आदमी तो कश्ती पर ही बैठा रहा और 2 आदमी उतरकर हमारी तरफ आ गए। मैं भी जीप से उतर आया। वो दोनों आदमी खौफजदा से नजर आ रहे थे। करीब पहुंचकर उन दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तुम लोग कब से यहाँ हो? मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए पूछा। हम तो सुबह से यहाँ मछलियां पकड़ रहे हैं महाराज, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। क्या हुआ हुक्म? तुम तो इधर का ना ही दिखो। हम डाकुओं का सार सगा से पीछा करते हुए आ रहे हैं, मैंने कहा। वो हरामी जंगल में गायब हो गए।
3 आदमी हैं। मैंने इत्मीनान से सब इंस्पेक्टर वशब और 2 कांस्टेबलों के हुलिये बता दिए। उनमें से किसी को इधर देखा तो नहीं? नहीं हुक्म, उस शख्स ने कहा। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। शायद उसे इस बात पर हैरत थी कि 2 लेडी कांस्टेबलों के साथ इस खतरनाक जंगल में खतरनाक डाकुओं का पीछा कर रहा था। लेकिन उसे हम पर कोई शुबा नहीं था। हम पुलिस की वर्दियों में थे और हमारे पास पुलिस की जीप भी थी। तुम लोग किस बस्ती के रहने वाले हो और कोट पतली यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। हम बूनपुर के रहने वाले हैं हुक्म। ये छोटी सी बस्ती है, यहाँ से 2 कोस दूर है और कोट पतली हमारी बस्ती से 8 कोस के फासले पर है। क्या तुम ये मछलियाँ अपने गाँव में बेचते हो? यहाँ मछलियाँ हम कोट पतली ले जावे हैं सरकार, उस शख्स ने कहा। वहाँ अच्छे दाम मिल जाते हैं। और क्या काम करते हो तुम? मैंने पूछा। गांव के आसपास थोड़ी सी खेती बाड़ी है हुक्म, उसने जवाब दिया। मैं गांव का मुखिया भी हूँ, ये मेरी घरवाली है। उसने बच्चे वाली औरत की तरफ इशारा किया। ये मेरी बहू है और ये मेरा बेटा जीत। इस तरफ कोई और पुलिस वाले भी आए थे क्या? मैंने पूछा। नहीं हुक्म, मुखिया ने जवाब दिया। थाना कोट पतली में है। हमारे गाँव में पुलिस कभी नहीं आई। छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो उनका फैसला हम खुद ही कर लेते हैं। इन मछलियों से कितना कमा लेते हो? मैंने पूछा। इस मर्तबा फसल अच्छी नहीं हुई, खेती से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं, इसलिए यहाँ से मछलियाँ पकड़कर कोट पतली ले जाकर फरोख्त कर देते हैं। अब इज्जत की रोटी मिल जाती है हुक्म। मैं चलने में खामोश रहा और फिर मुखिया को बाजू से पकड़कर अलग ले गया। दोनों औरतों के चेहरों से परेशानी यहाँ थी। मैं तकरीबन आधे घंटे तक अलहदगी में मुखिया से बातें करता रहा। मुझे मायूसी नहीं हुई। हम जिन डाकुओं का पीछा कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। हो सकता है वो इस तरफ निकल आए या किसी और मुकाम पर जंगल से निकलकर कोट पतली की तरफ निकल जाएं। हम अगर पुलिस की वर्दियों में उनके ताकुब में रहे तो उन्हें फरार होने का मौका मिल जाएगा। अगर हम बेस बदल लें तो आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। और फिर मैंने जो मंसूबा बनाया मुखिया ने उसकी तायद कर दी। मुखिया के एक भाई कोट पतली में था जहाँ उसने एक छोटा सा ढाबा खोल रखा था। मुखिया बैलगाड़ी पर मछलियां लाद कर शाम को कोट पतली के लिए रवाना हो जाता था। वहाँ 9 बजे के करीब मछलियों की मंडी लगती थी। आसपास के दूसरे इलाकों के माहीगीर भी अपना माल लेकर आते थे। मुखिया अपना माल एक व्यापारी के हाथ फरोख्त कर देता, कुछ देर अपने भाई के पास रुकता और फिर आधी रात के लगभग अपने गांव वापस पहुंच जाता। मैंने उसे एक माकूल रकम की पेशकश की थी और वो खतरनाक डाकुओं को पकड़वाने के लिए हमारी मदद करने को तैयार हो गया। मुखिया का बेटा अजीत बैल गाड़ी तैयार करने लगा। मुखिया ने दूसरे आदमी के साथ कश्ती किनारे पर खींच ली और उस पर से मछलियों के टोकरे और जाल वगैरह उतारने लगे। मुखिया की बीवी और बहू भी अपना सामान समेटने लगी। आधे घंटे में वो लोग बैलगाड़ी पर रवाना हो गए। हम तीनों वहीं खड़े रहे और जब मुझे यकीन हो गया कि बैलगाड़ी कम से कम 20 मील दूर जा चुकी है तो मैं जीप को स्टार्ट करके झील के एक ऊंचे किनारे पर ले आया और उसका रुख झील की तरफ मोड़ दिया। ऐन किनारे पर पहुंचकर मैंने जीप से छलांग लगा दी। वहां से झील का अमूदी किनारा तकरीबन 20 फुट ऊंचा था। जीप कलाबाजी खाती हुई जोरदार छपाके से पानी में गिरी। वहां झील का पानी भी बहुत गहरा था। 5 मिनट बाद वो जीप पानी की तह में गायब हो चुकी थी और वो दोनों ऑटोमेटिक राइफलें भी जीप के साथ ही वो रकाब हो चुकी थी। हमारे पास एक रिवाल्वर और 2 पिस्तौल थे। इन राइफलों की हमें जरूरत नहीं थी, यूं भी उन्हें अपने पास रखना खतरनाक था। हम तीनों उस तरफ चल पड़े जिस तरफ बैलगाड़ी गई थी। झील से आगे दरख्त बदतरीन छिद्रे होते चले गए और फिर ये सिलसिला भी खत्म हो गया। आगे इक्का दुक्का दरख्त ही थे और नशेब में बहुत दूर खेत नजर आ रहे थे। हम तीनों एक पगडंडी पर चलते रहे। वो थैला अब भी रत्ना ही के पास था जिसे उसने कंधे पर लटका रखा था। मैंने अपना पिस्तौल तो अपने पास ही रखा, अलबत्ता सब इंस्पेक्टर वाला रिवाल्वर शिशावरी को दे दिया। उसने पतलून की जेब में डाल दिया। मुखिया ने बताया कि उसका गांव 2 कोस के फासले पर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो फासला 1.5 कोस से ज्यादा नहीं था। वो गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे ख्याल में 150-200 कच्चे मकान होंगे, मगर हमें गांव तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। गांव से काफी दूर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक कच्चा मकान था। उसके साथ ही पीपल के 2-3 दरख्त थे जिनके नीचे खुश्क गोबर फैला हुआ था। ये मुखिया की जमीन थी और ये डेरा भी उसी का था। फसल की बुआई या कटाई वगैरह के मौके पर काश्तकार दोपहर यहीं गुजारते थे, मगर अब डेरा वैरान पड़ा था। मुखिया ने हमें यहीं रुकने का कहा था। कमरों के इर्द गिर्द कोई चारदीवारी वगैरह नहीं थी। मैंने एक कमरे में झांक कर देखा। अंदर पड़ी हुई एक छलंगा सी चारपाई उठाकर बाहर ले आया। रत्ना और शिशावरी फौरन ही चारपाई पर ढेर हो गई। मुझे पट्टी परी जगह मिल सकी। यूं तो जब से राजस्थान आया था बड़े बड़े मार्गों से गुजरा था। रत्ना ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मगर पिछले 2 दिन की मुहिम ने हमें बुरी तरह थका दिया था। अगर जंगल ना होता तो हम लैंड क्रूजर पर कहीं पहुंच सकते थे। मैं एक बार फिर अपनी जगह से उठ गया और आसपास घूम फिर कर चारों तरफ देखने लगा। सूरज मगरब की तरफ झुक रहा था। राजस्थान के बाद इलाके मिर्चों काश्त के लिए मशहूर थे। यह सीजन भी मिर्चों ही का था। हमारे चारों तरफ भी मिर्चों ही के खेत थे और मुखिया ने ठीक ही कहा था कि इस मर्तबा फसल अच्छी नहीं हुई। हम भी खेतों में से गुजरते हुए सब कुछ देखते आए थे। बड़े इत्मीनान से टहल रहे हो। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे साथ 2 खवातीन भी हैं जो थकन और भूख से निडाल हैं। रत्ना की आवाज सुनकर मैं उनके करीब आ गया। थकन का इलाज तो आराम है जो तुम कर रही हो, मैंने जवाब दिया, और भूख का इलाज ये है कि खा पी लिया जाए। इस वक्त तो खाने के लिए मिर्चों के सिवा कुछ नहीं। कोई और चीज चाहिए तो इंतजार करो। मैंने मुखिया से कहा तो था, शायद वो कुछ खाने को ले आए।
वो पता नहीं कब आएगा, मारे भूख के जान निकली जा रही है। रत्ना की आवाज रो देने वाली थी। हमें तकरीबन 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। मुखिया गांव की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक हाथ में पोटली उठा रखी थी। उसे हम तक पहुंचने में चंद मिनट और लग गए। उसे देखकर रत्ना और शिशावरी भी चारपाई से उठ गई। मुखिया ने वो पोटली चारपाई पर रख दी। हमारे लिए कुछ खाने को नहीं लाए काका? रत्ना ने पूछा। लाया हूँ बेटा, मुखिया ने कहते हुए पोटली खोल दी। उसमें कपड़े थे और उनमें एक छोटी सी पोटली थी जिसमें गर्म गर्म रोटियां थी और सबसे ऊपर वाली रोटी पर आम और मिर्चों का अचार रखा हुआ था। इस वक्त कोई बाजी वगैरह नहीं थी बिटिया, अचार ही ले आया हूँ, मुखिया ने कहा। इस अचार के साथ इस वक्त रोटी खाने में जो मजा आएगा वो किसी और चीज में नहीं होगा, रत्ना ने कहा। पुलिस की नौकरी तो बड़ी सख्त है बिटिया, तुम दोनों। हाँ काका, रत्ना ने उसकी बात काट दी। पुलिस की नौकरी बहुत सख्त भी है और उसमें ऐश भी बहुत है। हाँ ऐश भी बहुत है, पुलिस वाले तो बादशाह होते हैं, मुखिया ने कहा और फिर मेरी तरफ मुड़ गया। मैं चलता हूँ हुक्म, इस पोटली में तुम तीनों के लिए कपड़े हैं। सूरज डूबते ही मैं बैलगाड़ी पर गांव से निकलूंगा, तुम लोग उस तरफ पहुंच जाना, वहां नदी की पुलिया पर। उसने एक तरफ इशारा किया। ठीक है मुखिया, हम पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। रत्ना और शिशावरी ने रोटियों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। मैं भी उनके साथ शामिल था। रत्ना ने ठीक ही कहा था। इस वक्त अचार के साथ रोटी खाने में जो मजा आ रहा था वो शायद किसी मुर्गन चीज में भी ना आता। 8-9 रोटियां थी। हम 2 दिन के भूखे थे। एक नवाला भी हमसे नहीं बचा। पेट भर जाने के बाद शिशावरी कपड़े उठाकर देखने लगी। एक जोड़ा तो मेरे लिए था, सफेद धोती, काला कुर्ता और काली पगड़ी। दोनों दराने जोड़े शायद मुखिया की बहू के थे। 2 घाघरे और 2 चोलियां, उनके साथ चूड़ियां भी थी। एक जोड़ा गहरे नीले रंग का था और दूसरा मैरून। रत्ना नीला जोड़ा उठाकर कमरे में घुस गई। फिर उसने शिशावरी को भी आवाज देकर अंदर बुला लिया। वो दोनों तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर निकली। उन्हें देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। इस लिबास में वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों के घाघरे घुटनों तक थे और दोनों चोलियां टाइट थी। इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? शिशावरी ने मुझे घूरा। तुम भी अपना चोला बदलोगे या ऐसे ही हमारे साथ चलोगे? मैं कपड़े उठाकर कमरे में घुस गया और जब कपड़े बदलकर बाहर निकला तो दोनों मेरी तरफ देखकर हंसती। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा। मेरे सींग निकल आए हैं क्या? इस लिबास में तो तुम बिल्कुल ही डाकू लगते हो, रत्ना ने कहा। मैंने पुलिस की तीनों वर्दियां पोटली में बांधकर कमरे के कोने में डाल दी और फिर तीनों मुखिया की बताई हुई समत चल पड़े। खेतों में चलते हुए हम नदी पर पहुंच गए जो 4-5 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। नदी का पानी शीशे की तरह शफाफ था। रोटी खाने के बाद हमने पानी नहीं पिया था। यहाँ हमने जी भर के पानी पिया और नदी के साथ साथ चलते हुए उस पुलिया पर पहुंच गए जिसके बारे में मुखिया ने बताया था। पुलिया से जरा हटकर नीम और पीपल के दरख्तों का एक झुंड सा था। हम दरख्तों के नीचे खड़े होकर गाड़ी की तरफ देखने लगे। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और शाम का धुंधलका फैलने लगा था। मुखालिफ से एक बैलगाड़ी आते देखकर हम दरख्तों की आड़ में हो गए और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद जब शाम का सुरमई धुंधलका अंधेरे में बदल रहा था, गांव की तरफ से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। उसके आगे बांस के साथ एक लालटेन बंधी हुई थी। वो मुखिया की बैलगाड़ी थी। इस तरह की छोटी बस्तियों की बैलगाड़ियां मैंने सिंध में भी देखी थी जिनमें सिर्फ एक बैल जुता होता था। बैलगाड़ी पुलिया पार करके रुक गई तो हम भी दरख्तों के झुंड से निकल आए। मुखिया अकेला ही था। बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में मछलियों के टुकड़े रखे हुए थे और आगे हमारे बैठने के लिए जगह छोड़ दी गई। मछलियों की बदबू दिमाग को चढ़ी जा रही थी मगर बर्दाश्त तो करना ही था। बैल तो खासा तगड़ा था और रास्ता भी उसका जाना पहचाना था। वो चीखा सी रफ्तार से चल रहा था। मुखिया जब उसे हल्की सी डंडी मार देता तो वो दौड़ने लगता। अगर कोई मरियल सा बैल होता तो हम 8 कोस का फासला शायद 3 घंटों में भी तय न कर पाते, लेकिन इस तगड़े बैल ने हमें 1.5 घंटे में कोट पतली के नवा में पहुंचा दिया। जगमगाती रोशनियां देखकर दूरी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोट पतली दरमियाने दर्जे का शहर है जिसकी आबादी दूर तक फैली हुई थी। दही इलाके से निकलकर पक्की सड़क पर आते ही ट्रैफिक शुरू हो गया। इस सड़क पर जरा ही आगे चुंगी नाका था। मुखिया ने चुंगी के सामने बैलगाड़ी रोक ली। होशियार बैठना भैया, मैं अभी आता हूँ, मुखिया कहते हुए बैलगाड़ी से उतरकर चुंगी के दफ्तर में चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। वो जैसे ही बैलगाड़ी पर बैठा पुलिस की एक जीप हमारे सामने रुक गई। वो पुलिस वाले उतरकर हमारी बैलगाड़ी के करीब आ गए। कहाँ से आए हो तुम लोग? एक पुलिस वाले ने पूछा। वो हेड कांस्टेबल था। भूनपुरे आए हैं महाराज, मुखिया ने जवाब दिया। मैं गाँव का मुखिया हूँ, ये मेरी बेटी है और ये बहू और ये मेरा जमाई। उसने हम सब का तारुफ भी करा दिया। रत्ना और शिशावरी ने चुंदरियों से घूंघट काट रखे थे। हेड कांस्टेबल चंद में उनके चेहरे देखने की कोशिश करता रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। क्या करते हो तुम? कांस्टेबल ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। खेती करते हैं हुक्म और झील से मछलियां पकड़ कर लाते हैं, मैंने कहा। यहाँ कोई जानता है तुम लोगों को? पुलिस वाले ने पूछा। हाँ हुक्म, मुझसे पहले मुखिया बोल पड़ा। ये चुंगी बाबू हमें जाने हैं, हम रोज इधर को आवत हैं, आओ तेरा सामना करा दूं। मुखिया फिर बैलगाड़ी से उतर गया और हेड कांस्टेबल को साथ लेकर चुंगी के करीब दफ्तर में घुस गया। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया हेड कांस्टेबल के साथ तकरीबन 5 मिनट बाद वापस आया। हेड कांस्टेबल अपने 2 आदमी को इशारा करता हुआ जीप पर सवार हो गया और मुखिया बैलगाड़ी पर बैठ गया। तुम तो खुद पुलिस में हो भैया, इनसे क्यों डरत हो? मुखिया ने कुछ आगे आने के बाद कहा।
हमें जिन डाकुओं की तलाश है मुखिया, वो सिर्फ डाकू ही नहीं आतंकवादी भी हैं। बहुत खतरनाक हैं वो लोग, इसलिए हमने बेस बदलने का प्रोग्राम बनाया। तुम तो मुखिया हो, सियाने आदमी हो, ऐसी बातों को समझ सकते हो। मैंने कहा। उस सड़क पर मजीद 2-3 जगहों पर चेकिंग हो रही थी। एक बार और हमें रोका गया, लेकिन मुखिया का मुखिया होना काम आ गया। मजीद पौन घंटे बाद हम शहर के वस्त में बाजार से जरा हटकर एक मैदान में पहुंच गए। यहीं पर मछलियों की मंडी लगती थी। कोटपतरी के गिरदनवा में बेशुमार छोटी बड़ी झीलें थी जहां मछलियां पकड़ी जाती थी। लातादाद माहीगीर यहाँ जमा होते, बेव्यापारियों से सौदे हो रहे थे। मुखिया ने अपनी बैलगाड़ी उस जगह रोक ली जहां उसका बेव्यापारी दुकान जमाए हुए था। माल तुलवाने और हिसाब किताब में तकरीबन आधा घंटा लग गया। इसी दौरान हम तीनों एक तरफ खड़े रहे और एक बार फिर बैलगाड़ी पर बैठ गए। अभी 9 भी नहीं बजे थे। बड़ा बारौनक शहर था। सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। कारों और बसों वगैरह के साथ बैलगाड़ियां और ऊंट गाड़ियां नजर आ रही थी। मुखिया ने बैलगाड़ी एक छोटे से मैदान में रोक ली। यहाँ चंद कच्चे मकान और झोंपड़े बने हुए थे जिनके परली तरफ बंगले वगैरह थे। मुखिया ने बैल खोलकर उसकी रस्सी बैलगाड़ी के साथ बांध दी और गाड़ी के अगले हिस्से पर रखी हुई चारे की एक गट्ठी उठाकर बैल के सामने डाल दी। हम उस कच्ची आबादी की तंग और तारीक गलियों में मुखिया के पीछे चलते रहे। रास्ते में कई लोग मिले थे मगर किसी ने हम पर तवज्जो नहीं दी। आबादी की दूसरी तरफ चंद दुकानें थी और उन दुकानों के सामने सड़क के दूसरी तरफ बंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। उस गली के मोड़ पर मुखिया के भाई परबत सिंह की दुकान थी। उस दुकान के पिछली तरफ उसकी रिहाइश थी। मकान वाले हिस्से का दरवाजा गली में भी था। मुखिया ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और खुद गली में घूमकर दुकान की तरफ चला गया। मैंने जरा आगे होकर दूसरी तरफ झांका। उस दुकान के सामने चंद बेंच और कुर्सियां रखी हुई थी जिन पर लोग बैठे चाय पी रहे थे। परबत सिंह की करियाने की दुकान थी, उसके साथ ही चाय का भी सिलसिला था। चंद मिनट बाद मकान वाला दरवाजा अंदर से खुल गया और मुखिया की आवाज सुनाई दी। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। मुखिया ने दरवाजा बंद कर दिया। ये कुशादा आंगन था जिसके दाईं तरफ दुकान थी और इसका एक दरवाजा इस तरफ भी खुलता था और मुखिया दुकान में से होता हुआ उस दरवाजे से अंदर आया था। आंगन के दूसरी तरफ रेल शेप में 3 कमरे थे। एक कमरा एक तरफ, 2 दूसरी तरफ। उनके सामने बरामदा भी था। जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए थे उसके बाईं तरफ टॉयलेट बना हुआ था जिसका कोई दरवाजा नहीं था, ना ही छत थी। दरवाजे की जगह बोरी का पर्दा पड़ा हुआ था जबकि सामने वाली दीवार के साथ बावर्ची खाना बना हुआ था। बरामदे में एक चारपाई और 2 पुरानी सी कुर्सियां पड़ी हुई थी। मुखिया ने एक कमरे का दरवाजा खोलकर बत्ती जला दी। उस कमरे में दरी बिछी हुई थी जिस पर 3 गाँव तकिए भी पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार में शीशे के दरवाजे वाली अलमारी थी जिसमें शराब की 2 बोतलें रखी हुई नजर आ रही थी। मुखिया ने दूसरे कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। इसमें 2 चारपाइयां थी और घर की जरूरियात का दूसरा सामान भी मौजूद था। दीवार के साथ 2 खूंटियों पर मैले से कपड़े भी टंगे हुए थे। मेरा ख्याल है तुम लोग इधर आ जाओ इस कमरे में। मुखिया ने तीसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया और उस कमरे में भी दरी बिछी हुई थी और 2 चारपाइयों के अलावा 3-4 कुर्सियां भी रखी हुई थी। ये कमरा दूसरे कमरों से बड़ा था। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ, मुखिया कहते हुए बाहर निकल गया। रत्ना और शिशावरी चारपाइयों पर ढेर हो गई और मैं कुर्सी पर बैठकर कमरे का जायजा लेने लगा। एक दीवार पर हिंदी का एक कैलेंडर अवेजा था जिस पर काली देवी की तस्वीर बनी हुई थी। दूसरी दीवार पर काली का एक बहुत बड़ा पोस्टर चिपका था। आतिशदान के कारनस के ऊपर भी काली की एक मूर्ति रखी हुई थी। राजस्थान में काली के मानने वाले ज्यादा थे। हर जगह इसकी तस्वीरें और मूर्तियां नजर आ रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद मुखिया शीशे के गिलासों में चाय लेकर आया। रत्ना और शिशावरी उठकर बैठ गई। मुखिया भी एक कुर्सी पर बैठ गया। हम अभी चाय पी रहे थे कि मुखिया का भाई परबत सिंह भी आ गया। वो मुखिया से उम्र में तकरीबन 5 साल छोटा था। 40 के लगभग होगा। तांबे जैसी रंगत, दराज कामत, कूटा हुआ जिस्म, गंजा सर और बड़ी बड़ी मूंछें। दांत बिल्कुल हमवार और मोतियों की तरह चमकते हुए उसकी आंखों में भी बड़ी अजीब सी चमक थी। उसने धोती पर शलूका पहन रखा था जिसके बटन खुले हुए थे और बालों बड़ा सीना नजर आ रहा था। वो बड़ी गहरी नजरों से बारी बारी रत्ना और शिशावरी को देख रहा था। मुखिया ने उसे हमारे बारे में यही बताया कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हम बेस बदलकर खतरनाक किस्म के लोगों का पीछा कर रहे हैं और हम 2-3 दिन यहाँ रहेंगे। जब तक मन चाहे यहाँ रहो सरकार, हमें तुम्हारी सेवा करके बहुत खुशी होगी। परबत सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना परबत सिंह, मैंने कहा, किसी को पता ना चले कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हमारे बारे में ज्यादा चर्चे की भी जरूरत नहीं। चिंता मत करो महाराज, परबत सिंह ने कहा। यहाँ मेरे मेहमान आते रहते हैं, किसी को परवाह नहीं होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उठते हुए बोला, इस वक्त ग्राहकी का टाइम है महाराज, मैं ढाबे पर लड़के को छोड़कर आया हूँ, बाद में बातें करेंगे। परबत सिंह के जाने के थोड़ी देर बाद मुखिया भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने इस बेवादा 2000 रुपए के नोट उसके हाथ में थमा दिए। मुखिया खुश हो गया। मुझे यकीन था कि वो अपने गाँव में भी किसी से हमारा जिक्र नहीं करेगा। तकरीबन 10 बजे के करीब परबत सिंह एक लड़के के हाथ हमारे लिए खाना भेज दिया। तंदूरी नान और रोस्ट मुर्गी थी, उसके साथ मसूर की पतली सी दाल भी थी। यह खाना उसने यकीनन किसी होटल से मंगवाया था। दाल मुर्गी से ज्यादा मजेदार थी। 11:30 बजे के करीब परबत सिंह भी दुकान बंद करके आ गया। वो तकरीबन 1 घंटे तक हमारे पास बैठा बातें करता रहा। उसने बताया कि पिछले 2 दिन से यहाँ बड़ी चेकिंग हो रही थी। कुछ आतंकवादी सारसका से फरार होकर जंगल की तरफ निकल गए हैं।
कोटपतली पुलिस को भी उनके बारे में इतला दे दी गई थी। ख्याल है कि वो लोग जंगल से निकलकर इस तरफ आएंगे, इसलिए यहाँ की पुलिस और आवाम को चौकस कर दिया गया है। पुलिस भी कल से मशकूक लोगों को चेक करती फिर रही है। हम भी उन्हीं आतंकवादियों का पीछा करते हुए आए हैं। मैंने कहा, जंगल में उनसे हमारी मडबीड़ हुई थी, मगर वो लोग एक बार फिर घने जंगल में रोपोश हो गए। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसलिए हमने ये बेच बतलाया है कि अगर आमना सामना हो जाए तो वो हमें पहचान ना सके। 12:30 बजे के करीब परबत सिंह अपने कमरे में चला गया। हमारे कमरे में 2 चारपाइयां और 3-4 कुर्सियां थी। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। मेरा ख्याल था कि मैं दरी पर सो जाऊंगा, लेकिन रत्ना ने अपनी चारपाई मेरे लिए खाली कर दी। वो शिशावरी के साथ उसकी चारपाई पर लेट गई। लेटने के बाद भी हम देर तक बातें करते रहे। शिशावरी के ख्याल में परबत सिंह अच्छा आदमी नहीं था, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ बातें करते हुए वो बार बार इन दोनों को घूर रहा था। हमें एक दिन यहाँ रहना है, मैंने कहा। कल दिन में हम हालात का जायजा लेंगे और फिर या तो यहाँ से निकल जाएंगे या कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। परबत सिंह की तरफ से मैं भी मुतमईन नहीं था। मुखिया तो बहुत सीधा साधा आदमी था जिसने हमारी कहानी पर यकीन कर लिया था, लेकिन परबत सिंह ऐसा नहीं था। वो दुकानदार आदमी था। उसके ढाबे पर तरह तरह के लोग आते थे। उसे हर तरह की मालूमात रहती थी और वो ये भी जानता था कि पुलिस को ऐसे दहशतगर्दों की तलाश है जो सारसका से जंगल की तरफ फरार हुए हैं और इम्कान है कि वो कोटपतली की तरफ ही आएंगे। वो ये भी जानता था कि उन दहशतगर्दों में कौन कौन लोग शामिल हैं, एक मर्द और 2 हसीन औरतें। हम जब मुखिया के सामने आए तो हम तीनों के जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां थी और हमारे पास पुलिस की जीप भी थी। मुखिया ने यकीन कर लिया था कि हम पुलिस वाले थे और हमने जो मंसूबा बनाया था वो इसमें भी हमारा साथ देने पर आमादा था और उसने हमारी मदद की थी। मगर परबत सिंह मुख्तलिफ आदमी था, इसने शायद हमारी बात का विश्वास नहीं किया था। यही सब कुछ सोचते हुए मैं सो गया। सुबह रत्ना शिशावरी तो जल्दी जाग गई, मगर मैं देर तक सोता रहा। परबत सिंह अपनी दुकान पर था। वो सुबह 6 बजे दुकान खोल लेता था। परबत सिंह ने सुबह ही नाश्ता भिजवा दिया, लेकिन रत्ना और शिशावरी ने अभी तक मेरे इंतजार में नाश्ता नहीं किया। रत्ना ने किचन में चूल्हा जलाकर नाश्ता गर्म किया। नाश्ते के बाद शिशावरी ने दुकान का सेन वाला दरवाजा खटखटाया। लड़का अंदर आया तो शिशावरी ने उसे चाय के लिए कह दिया। चाय पीकर फारिग हुए तो 10:30 बज चुके थे। मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया तो रत्ना तैयार हो गई। यूं तो शिशावरी भी हमारे साथ जाने को तैयार थी, मगर मैंने मना कर दिया। कोटपतली में भी महकमा सियाहत का दफ्तर था। वो कम अज कम 2 मरतबा यहाँ आ चुकी थी। इससे पहचान लिए जाने का अंदेशा था, इसलिए मैंने इसे साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें यहाँ अकेले डर तो नहीं लगेगा, मैंने पूछा। डर कैसा? शिशावरी मुस्कुराई। मेरे पास रिवाल्वर मौजूद है। अगर परबत सिंह ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। गुड, मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। हम मकान से बाहर आ गए और शिशावरी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हमने परबत सिंह को बताना जरूरी नहीं समझा था कि कहीं जा रहे हैं। कच्ची आबादी की गलियों में लोगों की आमदोरफ्त थी। बाद मकानों के दरवाजों पर औरतें बैठी आपस में गपशप कर रही थी। कई लोगों ने हमारी तरफ देखा। रत्ना को देखकर बाद औरतों की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। घुटनों से ऊपर लहंगा और कसी हुई चोली में रत्ना कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और उसे देखने वाली औरतों की आंखों में हसद की लहरें भी नुमायां तौर पर देखी जा सकती थी। हम कच्ची बस्ती से निकलकर मैदान में होते हुए सड़क पर आ गए। सड़क बड़ी पुररौनक थी। कारोबारी इलाका था। दाएं बाएं कई जेली सड़कें थी जहाँ लंबे चौड़े बाजार थे। एक बाजार तो सिर्फ मिर्चों के कारोबार के लिए मखसूस था। हर दुकान के सामने सड़क के किनारे तक मिर्चों की बोरियों के अंबार लगे हुए थे। हम मुख्तलिफ सड़कों पर चलते हुए शहर के दूसरे इलाके में निकल आए। घूमते फिरते हुए हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस यहाँ खासी सरगर्म थी। बाद मशकूक लोगों को रोककर पूछगछ भी की जा रही थी। मुख्तलिफ बाजारों में घूमते हुए हमने कुछ शॉपिंग भी की। हमारी शॉपिंग में कपड़ों की खरीदारी नुमायां थी। मैंने मुख्तलिफ दुकानों से अपने और रत्ना वगैरह के लिए 2-2 जोड़े कपड़े खरीदे। रत्ना ने जो लिबास पहन रखा था उसमें वो बड़ी खौफनाक लग रही थी। यूं तो मैंने बहुत सी औरतों को इस किस्म के बल्कि इससे भी बदतर लिबास में देखा था, मगर रत्ना की बात ही कुछ और थी और लोग उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। इसलिए मैंने उसके लिए ढंग के कपड़े खरीद लिए थे। 1:30 बजे के करीब हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। ये एक मयारी किस्म का रेस्टोरेंट था। मेजें एक दूसरे से फासले पर थी और यहाँ सुकून भी था। हमने इत्मीनान से यहाँ बैठकर खाना खाया और चाय पी रहे थे कि एक आदमी बगली दरवाजे से दाखिल होते देखकर मैं चौंक गया। उसकी छोटी गोल दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछें, उसकी दाईं आंख से जरा हटकर कनपट्टी की तरफ मटर के दाने के बराबर स्याह रंग का एक मसा था। वो शख्स हमसे कुछ आगे जाकर एक मेज पर बैठ गया जहाँ पहले से 2 औरतें बैठी हुई थी। वो आपस में इस तरह बातें करने लगी जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हो। उस शख्स ने हल्के नीले रंग की स्टोन वॉच जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। मैं चश्मे तसव्वुर से उसके चेहरे से दाढ़ी और मूंछें हटाकर उसे देखने लगा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सुतेश मेहता था, मुकराना के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। मैं उसे कैसे भूल सकता था? मुझे मुकराना के वो दिन याद थे जब पुलिस और ब्लैक कैट कमांडो ने हमारी तलाश में शहर भर में तूफान मचा रखा था। शुभा ने हमारे साथ धोखा किया था और कन्या कुमारी हमें रोशन लाल के बंगले पर ले गई थी।
जिसके बारे में इंकशाफ हुआ था कि वो उरियाम फिल्में बनाकर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है और एसीपी सुतेज मेहता भी उसका बिजनेस पार्टनर है। कारियन को याद होगा कि हम किस तरह रोशन लाल के पहाड़ी वाले बंगले से फरार हुए थे। हमारे उस फरार के बाद एसीपी सुतेज मेहता का राज भी फाश हो गया था और बेला को पता चल गया था कि सुतेज मेहता ही ने हमें मुकराना से निकाला था। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे थे, मगर वो भी रोपोश होकर मुकराना से फरार हो गया था और अब इस बदले हुए उलिये के साथ मेरे सामने मौजूद था। दाढ़ी और मूंछों के बावजूद मैंने उसकी आंखों के करीब उस मस्से की वजह से उसे पहचान लिया था। कोटपतली मुकराना से ज्यादा दूर नहीं था, चंद घंटों का रास्ता था और मुझे हैरत थी कि सुतेज मेहता ने ज्यादा दूर जाने के बजाय यहाँ क्यों बना ले रखी है। शायद उसे अपने बदले हुए उलिये पर इतना एतमाद था, लेकिन मैंने तो उसे फौरन पहचान लिया था। रत्ना, मैंने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। उस आदमी को देख रही हो? वो जो चौथी मेज पर दो औरतों के साथ बैठा हुआ है, दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला। हाँ, क्या हुआ उसे? कौन है वो? रत्ना ने पूछा। अगर तुम उसके चेहरे से दाढ़ी और मूंछें हटाकर देखो तो उसे पहचान लोगी। उसकी बाईं आंख के करीब स्याह मस्से पर गौर करो तो शायद। नहीं, रत्ना ने नफी में सारी लाया। मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा। वो सुतेज मेहता है, मैंने कहा। मुकराना का एसीपी सुतेज मेहता। ओह, रत्ना चौंक गई। अब मुझे याद आ रहा है, उसने अगर हमें देख लिया तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी बात काट दी। वो खुद भी मफरूर है और हमारी मदद करने के जुर्म में पुलिस को मतलूब है। वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। एमकाना बातें मत करो, रत्ना ने कहा। वो एक पुलिस अफसर था जिसने लालच में आकर हमें पनाह देने और फरार होने में हमारी मदद की गलती कर डाली। इस जुर्म में वो अगर पुलिस को मतलूब है, मगर हमें पुलिस के हवाले करके अपनी गलती की तलाफी कर सकता है। इस तरह उसका जुर्म माफ ना भी हो तो उसकी सजा में कमी हो सकती है और ऐन मुमकिन है उसके इस जुर्म को एक गलती करार देकर उसे ना सिर्फ माफ कर दिया जाए बल्कि इनाम से भी नवाजा जाए। इसलिए बेहतर ये है कि हम किसी खुशफहमी का शिकार होने के बजाय अपना बंदोबस्त कर लें। तुम ठीक कहती हो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया।